नमस्कार दोस्तों, हमारे द्वारा जो प्रीवियस पेपर की सीरीज चलाई जा रही है उसमें अब हमने अपने कुमाऊनी और गढ़वाली जो हमारी लोकोक्तियां हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी हमने अपना शामिल कर लिया है। ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है जो प्रीवियस पेपर से संबंधित है। यदि अभी तक आपने पिछले पेपर नहीं देखे, एक बार आप पिछले पेपर देखो। इस पेपर में अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर अपने बनते हैं, जिससे ये पता चलेगा आपको कि हमारी हिंदी एक किस लेवल पर जा चुकी है। हमारे जितने भी हिंदी के टॉपिक है सभी टॉपिकों से हमने अपने क्वेश्चन उठाए हैं। जो भी क्वेश्चन कराया जाता है हमारे द्वारा पूरा कंप्लीट कराया जाता है। यदि भविष्य में उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आत्मकथा से, वो क्वेश्चन पूछा है एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। पहला दिया गया है पीताम्बर दत्त बर्तवाल, दूसरा ऑप्शन गोरापंत सिवानी, मंगलेश डबराल और उसके बाद मनु भंडारी जी। तो एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना ये आत्मकथा है मनु भंडारी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। मनु भंडारी के बारे में जो आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है जो हमारे एग्जाम में आती है कि मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था, तो बताना 1931 मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो मनु भंडारी का संबंध कहां से है, तो बताना इनका संबंध मध्य प्रदेश से। अन्य उपलब्धि जो आपको याद रखना है मनु भंडारी की कि इन्हें 2008 में व्यास पुरस्कार 2008 में इन्हें व्यास पुरस्कार दिया गया। पूछा जाए किस रचना के लिए दिया गया, तो याद रखना एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, जो कि इनकी क्या है आत्मकथा है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे व्यास पुरस्कार भी मिल चुका है। इस आधार से भी क्वेश्चन पूछा है और ये भी पूछा गया है किसकी आत्मकथा है, तो मनु भंडारी की आत्मकथा है। अब बात कर लेते हैं मनु भंडारी की जो अन्य उपलब्धि है। मनु भंडारी के बारे में जो आपको महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है, इनकी जो रचनाएं आती है, मनु भंडारी की महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, जैसा आती है एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद मैं हार गई, मैं हार गई, ये भी मनु भंडारी से संबंधित है। उसके बाद जो आपको याद रखना है तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर। उसके बाद नेक्स्ट आंखों देखा झूठ, इनकी रचना आंखों देखा झूठ। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है गीत का चुंबन, गीत का चुंबन, ये महत्वपूर्ण रचना है, आपको याद रखना है। इससे अलग जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं मनु भंडारी के उपन्यास से। इनके उपन्यास है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको याद रखना। जो पूछा जाता है इनका अपना बंटी, अपना बंटी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपको याद रखना। उसके बाद महाभोज, अन्य उपन्यास। उसके बाद नेक्स्ट स्वामी, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है स्वामी, याद रखना। एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान। उसके बाद कलबा, ये पूछा गया है, याद रखना कलबा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है हमारे ही एग्जाम में पूछा गया है, इनका एक पूछा गया है नाटक। अगर इनका नाटक पूछा जाए, मनु भंडारी का प्रसिद्ध नाटक, तो नाटक का याद रखना बिन दीवार का घर, बिन दीवार का घर। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां है मनु भंडारी की और यहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। रचना याद रखना, महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसके बाद नाटक और जो इनकी आत्मकथा है कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन लोकोक्ति से पूछा गया है क्वेश्चन, और क्या दिया गया है, जैसे सभी कहते थे कि सर ये लोकोक्ति भी आनी चाहिए जो कुमाऊनी गढ़वाली, तो अब हमारे हर पेपर में 2 से 3 लोकोक्ति आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सब लोकोक्ति वो होंगी जो पिछले पेपरों में सब आई है।
देखते हैं जो दी गई है। पहली क्या है, डेढ़ पो चाण, उसके बाद तिवारी में चुल। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, क्या होगा हमारे इस लोकोक्ति का अर्थ। पहला दिया गया है वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीदना, उसके बाद वस्तु को कम मूल्य पर खरीदना। पहला दिया अधिक मूल्य, दूसरा कम मूल्य। उसके बाद दिखावा करना या तंग हाली में दिखावा करना। अब देखो कम अधिक दोनों दिए गए हैं, अधिक मूल्य और यहाँ कम मूल्य। उसके बाद दिखावा करना और उसके बाद है तंग हाली में दिखावा करना। तो कौन सा हमारा आंसर होने वाला है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। डेढ़ पो चाण तिवारी में चुल का क्या होता है, तंग हाली में जो अपना तंगी में दिखावे करते हैं, उसके लिए ये हमारी लोकोक्ति होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगली लोकोक्ति दी गई है हमारी। क्या पूछा गया है, उजे की पूज लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ये लोकोक्ति हमारी पूछी गई है, वो ही सब अपनी उठाई गई है। एक बार पूरी लोकोक्ति आ जाएंगी जो हमारी 150-200 एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएंगी। फिलहाल इसका आंसर बताओ जो दिया गया है, उजे की पूज लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। पहला दिया गया है मेहनती व्यक्ति अच्छे होते हैं, मेहनती व्यक्ति पूजा करते हैं, दोनों मेहनती व्यक्ति से संबंधित है। उसके बाद जो दिया गया है कर्मठ व्यक्ति, कर्मठ मेहनती होते हैं, कर्मठ व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है या इसमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, उजे की पूज का अर्थ होता है, उजे होता है मेहनती व्यक्ति और इसका अर्थ होता है जो हमारे कर्मठ व्यक्ति होते हैं उनका हर जगह सम्मान होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा गया है राम नाम मणिदीप धरु में अलंकार क्या होगा। अलंकार पूछा है और देखो इतने अलंकार हम अब तक कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब आप अलंकार नहीं करोगे। गलत किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए अलंकार से क्वेश्चन। अलंकार के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि अलंकार का संस्थापक किसे बोला जाता है। तो अलंकार का संस्थापक बोला जाता है हमारा आचार्य बामन को, आचार्य बामन को। उसके बाद अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना कि किस व्यक्ति ने अलंकार की परिभाषा प्रस्तुत की थी, तो आचार्य दंडी महोदय द्वारा की गई थी। आचार्य दंडी किसके दरबार में रहते थे, तो ये याद रखना नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे आचार्य दंडी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है आचार्य दंडी की 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र, और एक आती है अवंती सुंदरी। तो 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी किसकी रचना है, तो बताना आचार्य दंडी की है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अलंकारवादी कवि किसे बोला जाता है, क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है अलंकारवादी कवि, ये पॉइंट आएगा। उसके बाद पूछा जाएगा अलंकार का सम्राट, उसके बाद पूछा जाएगा आपका अलंकार का बादशाह। तो अलंकारवादी कवि, सम्राट और बादशाह तीनों किसे बोला गया, तो बताना तीनों का एक ही आंसर होता है, कौन, केशवदास जी, केशवदास जी। ठीक है, व्यक्ति का नाम याद रखें, अलंकारवादी कवि बोला गया, अलंकार का बादशाह सम्राट भी इन्हें ही बोला जाता है। अब केशवदास जी किस काल से संबंधित है, तो बताना ये रीतिकाल के हमारे सबसे बड़े कवि हैं। तो रीतिकाल के सबसे बड़े कवि कौन आते हैं, आचार्य केशवदास जी आते हैं। तो 3 कवि आ गए अभी तक हमारे अलंकार से, आपको याद रखना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, तो बताना सजावट करना, सजावट करना अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। ये चीजें आपको याद रखनी। अब बात कर लेते हैं जो हमारा अलंकार है। देखो इसमें दिया गया है राम नाम मणिदीप धरु। अब अलंकार जब भी पूछे जाएंगे, अगर हमारा प्रीवियस पूछा गया है जो पिछले पेपर में आया है और हमने वो कभी सोल्व कर रखा है, तो हमारा अलंकार हो जाएगा। यदि हमने अलंकार पहले कभी पढ़ा नहीं होगा तो हमारे अलंकार सोल्व नहीं होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी से क्वेश्चन आया और हम अलंकार को छोड़ कर जाएंगे। देखो उत्प्रेक्ष अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है, इसमें आता है मानो, मनेहु, जानो, जनेहु। ये शब्द आते हैं मानो, मनेहु, जानो, जनेहु, पहचान होती है उत्प्रेक्ष अलंकार की। और जो हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है इसमें क्या दर्शाई जाती है, इसमें संभावना दर्शाई जाती है।
ठीक है, याद रखना किस अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है, तो बताना उत्प्रेक्षा अलंकार में। पहचान के लिए मानो मनहु जानो जनहु जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। और उत्प्रेक्षा अलंकार के जो हमारे सबसे बड़े कवि थे उनका नाम याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। अब देखो जो ऑप्शन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार तो नहीं होना, क्योंकि पूरे राम नाम मणि दीप धरु में कहीं भी ना मानो ना मनहु ना जानो ना जनहु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होना। अब बात कर लेते हैं जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यदि आप कभी फंस जाओ अलंकार में, ठीक है। जैसे मान लो उपमा अलंकार पूछा, उपमा अलंकार की पहचान के लिए इसमें क्या आता है, इसमें आता है एक सा सी, ये पहचान के लिए आते हैं जो इसमें वाचक चिन्ह आते हैं, सा सी से, उसके बाद सा सी से जैसा, उसके बाद नेक्स्ट आता है सरिस, जो पूछा जाता है पीपल पात, सरिस मंडोला, तो ये आते हैं। अब देखो ऊपर वाले हमारे क्वेश्चन में ना सा है कहीं, न सी न से न जैसा न सरिस, तो ये उपमा अलंकार भी नहीं होना, ठीक है। जबकि उपमा अलंकार के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाए कि उपमा अलंकार का सबसे बड़ा कवि कौन है, तो यहां व्यक्ति का नाम आ जाएगा आपका कालिदास जी। कालिदास, हर एक अलंकार के साथ आपको कवि मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल अपडेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राचीन परंपराओं के साथ हम हिंदी कर रहे हैं, हम आधुनिक हिंदी कर रहे हैं जो हमारी अपडेट हिंदी है, ठीक है। एग्जामिनर इसके बाहर सोच भी नहीं सकता। तो उपमा अलंकार कालिदास, उत्प्रेक्षा जयसी, और बाकी उधर जो लिखे आचार्य दंडी, बावन और केशवदास। अब बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ, जहां एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हो, ठीक है। ये होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान, ठीक। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जो चीज आपको याद रखनी है, क्या होता है शाब्दिक अर्थ, चिपका हुआ। तो ना ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब बचा क्या हमारा, रूपक अलंकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार के सबसे बड़ी जो हमारे कवि होते हैं, तो बताना तुलसीदास जी। रूपक अलंकार के सबसे बड़े कवि कौन है, तुलसीदास जी। रूपक अलंकार के भेद बताने कितने होते हैं, तो रूपक अलंकार से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। भेद पूछा जाए कितने होते हैं, तो बताना 3 भेद होते हैं। पहला सडग, सडग रूपक अलंकार, दूसरा निडग रूपक अलंकार, और तीसरा पारंपरिक। क्या नाम है, पारंपरिक। तो ये होते हैं हमारे रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के और क्या विशेषता है, तो याद रखना इसमें हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो इस तरह से लगा हुआ होता है। जबकि और रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है, आरोप। अब देखो दो चीज हमेशा के लिए याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अलंकार में आरोप लगाया जाता है, तो आरोप लगाया जाता है बताना रूपक अलंकार में, फिक्स है बिल्कुल। कि सर आरोप किस में लगेगा, तो उपमेय और उपमान में, उपमेय उपमान में आरोप लगाया जाता है, कहना रूपक अलंकार। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसमें संभावना व्यक्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ कर गए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय और उपमान में। तो ये अलंकार का जो हमने चरित्र चित्रण किया है, इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका बाहर चला जाए, इसकी गारंटी है पूरी हिंदी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमारा आपके सामने है, क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। अपडेट हिंदी के साथ चलना है। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा है, राम ने 2.5 रुपए का पेन खरीदा, इस वाक्य में 2.5 में विशेषण क्या होगा, बताइए 2.5 में क्या विशेषण होगा। विशेषण होते क्या है, ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद, तो हम पढ़ते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के, 4। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है हमारा विशेषण गुणवाचक, दूसरा होता हमारा परिमाणवाचक, तीसरा होता हमारा संख्यावाचक,
और चौथा क्या होता है हमारा, सार्वनामिक। सार्वनामिक, तो ये हमारे विशेषण होते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया, आप ये देखो, जो हमारा पूछा गया क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है जो हमारी संख्या होती है, जो तीसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण, इसके दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है निश्चित, जिसमें निश्चित संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5, तो निश्चित संख्या हो गई। दूसरा होता है अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित में क्या किया जाता है, जैसे कुछ, थोड़ा, तो ये क्या होता है हमारा, अनिश्चित हो जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बताना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे होता है एक आपका गणनावाचक, दूसरा होता है आपका क्रमवाचक, गणना, क्रम। उसका तीसरा होता है हमारा आवृत्तिवाचक, गणना, क्रम, आवृत्ति। उसके बाद होता है समूहवाचक, समूहवाचक। और लास्ट होता है हमारा प्रतीकवाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हमारे 5 भेद होते हैं, जबकि खुद विशेषण के 4 होते हैं। लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे गणनावाचक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो याद रखना, अपूर्ण गणनावाचक, कौन सा होगा? अपूर्ण गणनावाचक। और एक होता है पूर्ण गणनावाचक। अब अपूर्ण गणनावाचक और पूर्ण गणनावाचक क्या है? देखो, जो हमारा पूर्ण गणनावाचक होता है, इसमें क्या क्या आएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 10 100 150, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। जबकि अपूर्ण में क्या क्या आएंगे? तो आपको याद रखना, इसमें आएंगे हमारे आधा, आधा के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है 2.5, आधा, 2.5, उसके बाद और याद रखना जो आएगा हमारा पौना, आधा, 2.5, पौना, उसके बाद सवा, चौथाई। तो ये शब्द आपको जहां कहीं भी मिल जाए, आधा, पौना, 2.5, सवा, 1.5, आपको आंख बंद करके लगा देना है, क्या? अपूर्ण गणनावाचक, अपूर्ण गणनावाचक। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा, विशेषण के अंदर जाने के बाद क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो 2.5, सवा, आपको इस तरह वाले शब्द कहीं भी मिल जाए तो ये याद रखना। विशेषण आपको एक बार अच्छे से देखने, क्योंकि विशेषण से क्वेश्चन बनते हैं। और आप विशेषण और भाववाचक संज्ञा अगर पहचान पाते हो तो आप ये याद रखना, 50% हिंदी अपना कंप्लीट की कगार पर है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो हमारा पूछा गया है। क्या पूछा है इसमें? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वाक्यांश पूछा गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दे दिए गए हमारे, आग्नेय, ईशान, उसके बाद वायव्य और नैऋत्य। क्या होने वाला है हमारा बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर होगा? तो ये आपको याद रखना है, मैं बना देता हूं। देखो, आपको हमेशा याद रखना है, ये जो दिशाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी को पता है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी को पूछा ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ना ही कभी आए हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनकी बीच वाली साइडों से पूछे जाते हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है ये पूरब दिया गया है और उत्तर, तो पूरब और उत्तर ये वाली दिशा, इस दिशा की बात की गई है। तो पूरब और उत्तर दिशा क्या होती है? तो बताना, ये होती है हमारी ईशान। ठीक, उसके बाद अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाता, ये क्वेश्चन होता हमारा दक्षिण पूरब वाली दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पूरब, तो हो जाता हमारा आग्नेय, ठीक है। कौन सी दिशा? दक्षिण पूरब। अगर क्वेश्चन होता हमारा उत्तर पश्चिम,
ये जो दिशा दी गई है उत्तर पश्चिम, अगर क्वेश्चन होता उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा तो इसे बोल देते हैं हम वायव्य, ठीक। और अगर क्वेश्चन होता दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा होती है आपकी नैऋत्य, ठीक है। ये दिशा है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार आते हैं, और कभी कभी तो ये जोड़े में मिलाने के लिए दे देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दिशा का मेल सही नहीं दिया गया है। तो इस तरह से याद रखना, अगर पूछा जाए पूरब, क्या पूछा इसमें पूरब और उत्तर, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्या हो जाएगा ये, तो बताना ईशान हो जाएगी, उत्तर भी है और पूरब भी है, ठीक। तो याद रखना इस तरह से, उस ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे उनकी धूल उड़ाते चलेंगे। क्या पूछा गया है, वधु का बहुवचन बनाना है आपको, बहुवचन। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ हमारा संख्या होता है। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, तो बताना हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत, गुजराती और मराठी, इन तीनों में वचन के कितने भेद होते हैं, तो बताना 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हिंदी में होते हैं सिर्फ एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, वधु का, तो वधु का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, वधु का क्या होगा, वधुए हमारा बहुवचन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है हमारा, मुख्य अतिथि के सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में कारक बताओ, कौन सा कारक है, कारक चिन्ह तो ढूंढ नहीं पाओगे, बताइए क्या होगा इसमें, मुख्य अतिथियों के सम्मान में यह कार्य किया गया है, बताइए। देखो कर्ता नहीं होगा न कर्म होगा, अब बताइए कौन सा होगा, क्या संप्रदान होगा, क्या अधिकरण होगा, इन दोनों में से ही बताना है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है। कारक के बारे में जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो हमें पता है कारक के हमारे 8 भेद होते हैं, जबकि समास में और हमारे व्यक्ति आते हैं, एक कामता प्रसाद, किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, समास और किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के कितने भेद होते हैं, तो बताना 6 भेद होते हैं। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि सर्वनाम में कारक के कितने भेद हैं, तो बताना सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं, ये पूछा गया है तभी पता चला था। उसके बाद कारक हमारे अभिकारी होते हैं, और इन्हें हम विभक्ति और पर सर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर सर्ग बोला जाता है और विभक्ति बोला जाता है। क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर माना गया अधिकरण। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की तरफ, विलोम शब्द से क्वेश्चन है, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं होने वाला कि बिल्कुल बच्चों वाला होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट होंगे, व्यवस्था के साथ होंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अपनी जो हिंदी है किस दिशा में जा रही है। सिर्फ ऐसे ही तो नहीं है कि बस गाल बजाने से अच्छी हिंदी हो गई है, क्या पूछा है, भूगोल शब्द का विलोम बताना है, भूगोल का क्या होगा, खगोल, इतिहास, समाज और पाताल, बताइए क्या होगा भूगोल का, तो भूगोल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खगोल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में क्या पूछा है, मिश्र वाक्य पूछा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पहचानना, 4 ऑप्शन दिए गए, किसमें हमारा मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है, ठीक है। इतना कोई दिमाग नहीं लगाना होता, मिश्र वाक्य के बारे में मैं आपसे कई बार बता चुका हूं कि बस आपको देखो थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी, कि आप वो शब्द याद रख लो जो मिश्र वाक्य में आते हैं और इन्हें कोई काट नहीं सकता, ये 100% है। पहले तो आपको ये याद रखना मिश्र वाक्य में कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है, पहली जानकारी तो ये याद रखनी है। उसके बाद पहचान के लिए इसमें एक शब्द आएगा आपका की के साथ आएगा बह के साथ आएगा उसे के बाद आएगा तो के साथ आएगा तब, ठीक है, ये शब्द आएंगे। उसके बाद और जो आएंगे जितने भी ज्या वाले शब्द होंगे, जैसे जब, और जब के साथ आएगा तब, तो जब तब, उसके बाद ज्यों आएगा और त्यों आएगा, ज्यों और
त्यों। उसके बाद जितना उतना, जितना उतना, तो ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, ये पहचान होती है मिश्र वाक्य की, इसके बाहर कुछ नहीं है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, जो आंसर हमारा होने वाला है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, क्या ये होगा? आगे देखते हैं। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। उसके बाद दिया गया है, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। देखो, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर भी है। जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं सफल होते हैं। ठीक है, ये भी बोला गया है, जो विद्यार्थी परिश्रम होते हैं अवश्य सफल होते हैं। जो नहीं हो, जो विद्यार्थी परिश्रम नहीं करते वो नहीं होते। तो एक वाक्य दूसरे पर निर्भर भी है। और पहचान के लिए, ये हमारा पहचान के लिए हमें शब्द मिला क्या? वह, और ऊपर भी हमारा दिया गया है कहां? वह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे आपको पहचानने की भी जरूरत नहीं है। राजकुमार ने भाई को मार डाला, और तो हमारा किस में आता है? संयुक्त में आता है। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको बताना है क्या पूछा गया है इसमें। शशि, पर्यायवाची पूछा है कि शशि किसका पर्यायवाची शब्द होने वाला है? किसका पर्यायवाची है हमारा? शशि। ऑप्शन दे दिए गए हैं इसमें, लक्ष्मी, सरस्वती, चंद्रमा, चांदनी। किसका शब्द होगा हमारा? ठीक है, और ये वो चीजें हैं कि हमारे गलत नहीं होनी चाहिए विलोम शब्द पर्यायवाची। पहली शर्त है प्रैक्टिस सेट करने की कि ये जो क्वेश्चन है सभी अच्छे होंगे। तो याद रखना, जो हमारा शशि है किसका है? चंद्रमा का। अब हमेशा के लिए, आगे के लिए याद रखना कि चंद्रमा के अन्य जो पर्यायवाची है, जैसा आएगा एक राकेश। जब राकेश आएगा तो इसके साथ राकापति आएगा। राकापति, देखो राका होता है रात का, राका रात का, और राकापति चंद्रमा का। राकेश, राकापति। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना हिमांशु, और जैसा है हिमांशु इसके साथ इसका दोस्त आएगा सुधांशु। हिमांशु, सुधांशु, हिमांशु, सुधांशु। उसका फिर आएगा आपका शशांक, शशांक। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना इंदु, इंदु शब्द होता है, महत्वपूर्ण है। विधु, तारापति, क्योंकि ताराओं के बीच में चमकता है तो तारापति। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा शशि, यहीं से इसकी पहचान हो जाएगी। उसके बाद होता है आपका सोमवार वाला दिन, सोम, सिर्फ सोमवार नहीं होता, सिर्फ सोम होता है। उसके बाद होता है छपानाथ, छपानाथ। उसके बाद छपाकर, नेक्स्ट कलानाथ। उसके बाद सुधाकर। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची रिपीट होते रहते हैं, भूत आते रहते हैं। अन्य में जो आपको एक लेटेस्ट है मैं आपको बता देता हूं, जो अब पूछा जाता है, एक आता उडुप। याद रखना आपको उडुप, और उसके बाद नेक्स्ट मृगांक, उडुप और मृगांक, ये भी इसी से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है। नए सिलेबस के माध्यम से जो जोड़ा गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य है आपके सामने है, आप जल्दी करो। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, गलत दे दिया। आज घोड़ों के लिए दौड़ भी होगी, इस तरह से कुछ होता तो देखते। आगे क्या, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, तो कठोर नहीं आना, इसे हटा दो। अगला देखते हैं नेक्स्ट। बाण, शस्त्र और बंदूक अस्त्र हैं। अब बताइए, अगर आप शस्त्र और अस्त्र को पहचान लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाओगे, वरना आप अस्त्र और शस्त्र अपने ऊपर चला लोगे। क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी हमारा गलत है। जो हमारा बाण होता है वो शस्त्र नहीं होता, बाण हमारा क्या होता है? अस्त्र होता है। जबकि बंदूक क्या है? ये हमारा शस्त्र होती है। उल्टे लिख दिए थे, तो बचा क्या? बस अब देखने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। जब ऊपर के 3 गलत तो चौथा अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाएगा। बड़े अच्छे व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और हमेशा पूछा जाना भी चाहिए, और इनके बारे में पता होना भी
जरूरी है कि कैसे व्यक्ति कितनी मुकाम तक अपना पहुंच जाते हैं। बात कर लेते हैं कबीरदास जी के बारे में पूछा गया है, इनसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। कबीरदास की भक्ति का स्वरूप क्या था बताइए। पहला दिया गया सगुण, उसके बाद जो सूफी मतवादी, उसके बाद वैष्णव मतवादी या निर्गुण। तो याद रखना कबीरदास की भक्ति का जो स्वरूप था वो निर्गुण था। क्या था? निर्गुण था। अब बात आ गई कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी के बारे में जो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साहित्य में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताना जन्म हुआ था 1398 में। कहां हुआ था? बनारस में इनका जन्म हुआ था। तो संबंध कहां से है इनका? तो बताना इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। बात कर लेते हैं मृत्यु कब हुई थी, तो बताना ये जो लिखा है 1300 है, 1998 में तो अभी तैयारी कर रहे होते, 1398 में जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं मृत्यु की, तो बताना 1494 में इनकी मृत्यु होती है और मृत्यु स्थान भी बनारस है। तो कबीरदास जी का जन्म 1398, मृत्यु 1494 में। अब बात कर लेते हैं इनके गुरु का नाम। कबीरदास जी के गुरु का नाम बताना, तो बताना रामानंद। क्या नाम है? रामानंद। अब बात कर लेते हैं इनकी रचना की। बड़े अच्छे कवि थे, विचारक के द्वारा ज्यादा रचनाएं नहीं लिखी गई, जो लिखी गई हैं बस वही हमारे एग्जाम में आती है 4-5। आपने सुनी होगी, एक आती है बीजक, बीजक के बाद आती है रमैनी, बीजक रमैनी, उसके बाद शबद, शबद के बाद साखी, बीजक रमैनी शबद साखी, और उसके बाद अनुराग, अनुराग सागर। ये इनकी 5 रचनाएं हैं, आपको याद रखना। इससे अलग की उपलब्धि आप याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास जी की भाषा क्या थी। कभी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक इनकी भाषा के बारे में। इनकी भाषा को 2 नाम से जाना जाता है, एक तो बोलते हैं सदुकड़ी, क्या बोलते हैं? सदुकड़ी। और एक बोला जाता है इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। बात यहां खत्म नहीं होती, ये आपको पता होगा, ठीक है, कि ये बोला जाता है इनकी भाषा को सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। क्वेश्चन पूछे जाए सदुकड़ी कबीरदास जी की भाषा को किसने बोला है, तो बताना रामचंद्र शुक्ल द्वारा। जबकि पंचमेल खिचड़ी किसने बोला है, तो बताना श्याम सुंदर दास द्वारा। ठीक है, ये कबीरदास जी के बारे में पूरा जीवन परिचय है। उसके बाद जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखों का पवित्र ग्रंथ, उसके बारे में याद रखना कि कबीरदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, अर्थात लिखे हुए हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध हमारे किस भाषा परिवार से है? पहले तो याद रखना हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार होते हैं, उसी में से एक होता है भाषा परिवार कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ भाषा परिवार। ये हमारा टोटल भाषा परिवार का कितने परसेंट होता है? तो 25% है। इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो बताना दक्षिण भारत वाली सभी आ जाती है, जैसे तमिल आती है, उसके बाद तेलुगु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और एक जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है कन्नड़। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ हमारे भाषा परिवार का 25% है। और ये किस परिवार में आती है? तो बताना द्रविड़ परिवार में आती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? विचार में एक प्रत्यय लगने से बना शब्द बताओ। विचार शब्द में जब हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा पूरा वैचारिक। क्या बन जाएगा? विचार में एक प्रत्यय लगाने से बन जाएगा वैचारिक। क्वेश्चन नंबर 16, वह बहुत मधुर गाता है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द बताना है। प्रविशेषण क्या है? पहले तो ये याद रखना प्रविशेषण क्या होते हैं, तो बताना ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहते हैं। ये आपने सुना है, अच्छी चीज है, लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है कि विशेषण का अन्य नाम क्या है। तो एक व्यक्ति आते हैं कामता प्रसाद जी,
कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर प्रविशेषण का एक नाम रखा गया है, क्या बोलते हैं इसे? तो बताना, इसे कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण बोला है। क्या बोला है? अंतर विशेषण। ठीक है, विशेषण के भी अंदर जाके जो अंतर करता है उसे बोला अंतर विशेषण कामता प्रसाद द्वारा। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं विशेषण की विशेषता जो बताते हैं, प्रविशेषण बताते हैं। तो ये जो हमारा मधुर है ये हमारा विशेषण है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तो बहुत शब्द, तो बहुत क्या हो जाएगा हमारा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बना? बी आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, और 17 में क्या दिया गया है? क्रिया पूछिए। क्या पूछा है? हथियाना में कौन सी क्रिया होगी? बताइए, हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया होगी? क्वेश्चन पूछा गया हमारा क्रिया से। क्रिया का मूल रूप होता है धातु। धातु के दो भेद होते हैं, एक होती है हमारी मौलिक धातु, एक होती है यौगिक धातु। इतनी जानकारी आपको हमेशा के लिए रखनी है। मौलिक जो मूल रूप में होती है, यौगिक जो किसी के योग से बनती है। ठीक, हथियाना। अब इससे अलग जो आपको याद रखना है, आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि जब कभी भी पूछा जाए या कोई भी क्रिया यदि संज्ञा शब्द से बनी है या कोई सर्वनाम से बनी है, तो संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी पे आ जाना, नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे अब देखो हाथ शब्द है, इसमें लिख दिया क्या है? जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हथियाना, तो ये हाथ से बना है। हाथ हमारा एक संज्ञा है, हाथ हमारा संज्ञा है, हाथ से बना हथियाना, तो ये हमारा संज्ञा से बना। एक होता लात से बनता क्या? लतियाना। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। ठीक है, अपना से अपनाना, तो अपना हमारा क्या? सर्वनाम, जबकि क्या बन जाएगा? अपनाना। तो ये जो हमारे शब्द बन रहे हैं, तो याद रखना संज्ञा और सर्वनाम से किस क्रिया का निर्माण होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। और नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो बताना, ऐसे ही पूछी जाएंगी, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना, इस तरह की क्रिया आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्या पूछा है इसमें? बताना आपको एक सकल और दूसरा सकल। पर्यायवाची अच्छे हैं, आप इसे करके ले जाओगे क्वेश्चन को, और पर्यायवाची गलत है तो आप इसे गलत कर सकते हो। बताइए क्या दिया गया है? सकल और सकल। अपना कोई तात्पर्य नहीं है कि आप 20 में से 20 करो, अपना तात्पर्य है कि आप पहचानो जो आधुनिक आधार पर हमारे क्वेश्चन आते हैं। और यही कारण होता है हमारे जो हिंदी में कम नंबर बनते हैं, वरना हिंदी तो 100 के 100% देके जाएगी, 20 नंबर तो फिर भी बहुत कम है। बताइए क्या है सकल? सकल का अर्थ क्या होगा? तो याद रखना, जो हमारा सकल होता है, ये सकल, तो ये होता अपना संपूर्ण, और जो दूसरा होता है सकल, ये होता है कंस। ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे, आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है वाक्यांश से, और क्या पूछा है? वह कवि जो तत्काल एकदम कविता करने में कुशल हो। ऐसे कवि जो तत्काल कविता कर दे, एकदम कविता जो कर देते हैं, ठीक है, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो याद रखना, ऐसे कवि जो तत्काल कविताएं लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी कहते हैं आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू कवि। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वर्तनी होगी हमारी शुद्ध, ये आपको बताना है। ठीक है, महात्मा दिया गया, महात्म्य दिया गया है, कौन सा रूप हमारा शुद्ध रूप के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताना है। क्या हमारा आंसर होने वाला है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जिस ईमानदारी के साथ मैंने अपना पूरा सोल्व करता हूं, उसी ईमानदारी के साथ आप इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। कोई विपत्ति हो हिंदी से संबंधित, आप वो बता सकते हो। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है पूरे हिंदी के, वो आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बस संकल्प होना चाहिए कि आप पूरे कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।